वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को भारत का आम बजट संसद में प्रस्तुत किया। इस बजट के बारे में हम यहाँ पूरी विवेचना करेंगे। बजट में क्या आम जनता के लिए क्या राहत मिला और किस सेक्टर को कितना मिला, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ और आम जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस उद्योग को के लिए इसका क्या इफेक्ट होगा, इस बारे में हम पूरी विवेचना करेंगे। पहले हम बात करते हैं वित्त बजट के मुख्य हाईलाइट के बारे में। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% अनुमानित है, जो पिछले साल से थोड़ा सा कम है। ऋण से जीडीपी अनुपात 55.6 अनुमानित है। सार्वजनिक पूंजीकरण व्यय 12.2 लाख करोड़ प्रस्तावित है। जीडीपी में वृद्धि दर लगभग 7% रहने की संभावना है। बजट में कई विनिर्माण क्षेत्रों के नीतियों और वित्त पोषण उपायों की घोषणा की गई है। बायो फार्मा शक्ति की घोषणा 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का परिव्यय की गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है, जिसमें उपकरण, सामग्री, आईपी और कार्यबल शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काफ़ी रोजगार पैदा होगा। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर यानी रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की गई है। 10 करोड़ की आवंटन के साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की घोषणा की गई है। पटना और बनारसी में नए 2 कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनेंगे। 262 औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना की घोषणा की गई है। एसएमई और छोटे उद्योगों के लिए कई घोषणा की गई है। एमएसएमई के लिए घोषित उपायों में शामिल है 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड। पेशेवर संस्थाओं के माध्यम से कॉर्पोरेट मित्र का परिचय किया गया। बजट 2026 में बुनियादी ढांचाओं के कई परियोजना की घोषणा की गई है। घोषणाओं में शामिल है सार्वजनिक कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करना, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांटी फंड की स्थापना, डानकुनी और सूरत के बीच नया समर्थित फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए जल राजमार्गों का विकास किया जाएगा। एक तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम की शुभारंभ होगा। 7 हाई स्पीड रेल गलियारों की 5 वर्षों में प्रति क्षेत्र को 5,000 करोड़ के साथ सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का परिचय। ऊर्जा और जलवायु के लिए भी कई घोषणा किए गए हैं। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किया गया है। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैक्स छूट दी गई है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत सामान, सौर ग्लास निर्माण के उपयोग किए जाने वाले इनपुट, बायोगैस मिश्रित सीएनजी के लिए उत्पाद शुल्क में राहत दी गई है। वित्त क्षेत्र और बाजार के लिए क्या बदलाव घोषित किए गए हैं। विकसित भारत के लिए बैंकिंग का एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसे बैंकों के बारे में डिटेल स्टडी करेगी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन का पुनर्गठन का प्रस्ताव है। 1,000 करोड़ से ऊपर के नगरपालिका बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ का प्रोत्साहन। फ्यूचर और ऑप्शन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि की गई है। शिक्षा, कौशल सेवाओं के लिए क्या घोषणा हुई है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी की स्थापना। 5 वर्षों में 1 लाख पेशेवरों को जोड़ना। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब का निर्माण। औद्योगिक गलियारों के पास विश्वविद्यालय टाउनशिप विकास करने की योजना। लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण की घोषणा हुई है। मुख्य कृषि और ग्रामीण उद्योग। भारत विस्तार का शुभारंभ। एक एआई आधारित बहुभाषी कृषि सलाहकार मंच एआई बनाया जाएगा, जो किसानों को तो उनकी आय वृद्धि में मदद करेगा, उनकी समस्याओं को सॉल्यूशन देगा। नारियल, कोको, काजू, चंदन और नट्स के फसल के लिए विशेष योजना की घोषणा हुई है। महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्योगों के लिए एसएमसी मार्ट की स्थापना। दिव्यांग कौशल योजना की घोषणा क्षेत्र विशिष्ट कौशल के लिए की गई है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं और ट्रॉमा केयर सेंटरों का विस्तार। बजट 2026 में
क्या प्रत्यक्ष कर परिवर्तन घोषित किए गए हैं? आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। शिक्षा, चिकित्सा और विदेशी दौरों के पैकेज के लिए LRS के तहत TDS घटाकर 2% किया गया है। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। छोटे करदाताओं के लिए एक मुफ्त विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना की घोषणा की गई है। मैट को 15% से घटाकर 14% किया गया है। शेयर बाईबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। समुद्री भोजन, चमड़ा, कपड़ा निर्यात के लिए शुल्क मुक्त इनपुट लाभों का विस्तार। चयनित दवाओं और पूंजीगत सामानों में सीमा शुल्क छूट। विस्तारित सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुविधा हेतु 300 करोड़ रुपये की सीमा बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया किया गया है। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 1947 तक टैक्स हॉलिडे दिए गया है, जो भारत में क्लाउड डाटा सेंटरों को लगाने के लिए प्रोत्साहित योजना है। बैटरी के लिथियम आयन सेल के लिए निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत वस्तुओं से प्राप्त मूल्य सीमा शुल्क छूट का विस्तार दिया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए अनिवार्य पूंजीकरण वस्तु में आयात सीमा शुल्क पर छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाले वस्तुओं पर लगने वाला टैरिफ दर को 20% से घटाकर 10% किया जाएगा। 17 औषधियों या दवाओं पर मूल रूप से सीमा शुल्क से छूट दी गई है। बायोफार्मा शक्ति, जिसकी कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपया है, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पाद के लिए इको सिस्टम का निर्माण करेगी। इनकम टैक्स स्लैब जिसका तस है, नया एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा। नियम फॉर्म जल्द आएगा। मौजूदा समय में इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम है। इसके स्लैब जस के तस रखे गए हैं। आप जिस भी रेजिम को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से टैक्स की गणना अभी पहले की तरह होता रहेगा। यहाँ क्लेम मुआवजे पर ब्याज भी टैक्स फ्री है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल MACT से मिलने वाले मुआवजे राशि पर पहले से ही टैक्स फ्री था। राशि देर से मिलती थी तो ब्याज मिलता था, उस पर टैक्स लगता है। अब टैक्स नहीं लगेगा, इसे हटा दिया गया है। सरकार ने आयकर कानून के तहत दंड प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। पहले जहां कुछ मामलों में 7 साल तक का कैद का प्रावधान था, उसे हटाकर अधिकतम 2 साल कर दिया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि और शेयर बाईबैक पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने के बाद शेयर मार्केट गिरा और करीब 2% सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से अब तक कुल 15 बार बजट पेश किया जा चुका है। 15 बजट वाले दिनों में से 8 बार सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। हेल्थ बजट पहली बार 1 लाख करोड़ के पार हुआ है। सस्ते इलाज पर जोर है। बजट में सबसे आम घोषणाएं बायोफार्मा शक्ति योजना, जिसके तहत 5 साल में 10,000 करोड़ खर्च होगा। आधुनिक दवाओं को मजबूत घरेलू इकोसिस्टम तैयार होगा ताकि कैंसर, डायबिटीज जैसे अन्य गंभीर बीमारियों की महंगी दवा विदेश से नहीं लाया जाए और देश में ही बने। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होगी। इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 7 अन्य गंभीर बीमारियों की दवा को निजी आयात पर भी शुल्क छूट मिलेगा। देश भर के जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रामा केयर सुविधाओं को 50% बढ़ाने का प्लान है। बायोफार्मा मिशन के तहत देश में 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान खोले जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तर भारत में निमहंस 2.0 खुलेंगे, जिससे देश के बड़े हिस्से को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। अभी सिर्फ बेंगलुरु में ऐसी संस्था है। देश में 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 15% डिफेंस बजट में वृद्धि की गई है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस। डिफेंस बजट GDP का लगभग 2% है। कुल बजट का लगभग 15% है। 2026-27 के लिए डिफेंस बजट के लिए 7.85 लाख करोड़ रखा गया है। रेट और
तंबाकू प्रोडक्ट के दाम बढ़े। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद सिगरेट के पैकेट की दाम 22 से 55 रुपया तक बढ़ जाएगा। पान मसाला, खैनी, गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लागू किया गया है। इस आम बजट में रेलवे को भी अब तक का सबसे अधिक बजट दिया गया है। 2,78,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इससे अकेले रेलवे सेफ्टी के लिए 1,20,000 करोड़ रखे गए हैं। 2025-26 में रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपया मिले थे, आवंटित किए गए थे। इस बजट में रेलवे के सबसे बड़ी घोषणा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन स्पीड कॉरिडोर की तरह 7 हाई स्पीड नए रेलवे कॉरिडोर बनाने की योजना है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली बनारस के बीच का सफर सिर्फ 3 घंटा 50 मिनट का रह जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मिलेगी रफ्तार। एजुकेशन से रोजगार पर कमेटी। यूजीसी के बजट में 11.18 की वृद्धि किया गया है। आईआईटी के बजट में 6.82% का वृद्धि की गई है। एनआईटी के बजट में 10.07% की वृद्धि की गई है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बजट में 7.8% वृद्धि की गई है। आईआईएम के बजट में 15% वृद्धि की गई है। शिक्षा मंत्रालय का बजट 1,28,650 करोड़ से बढ़ाकर 1,39,289 करोड़ कर दिया गया है। शिक्षा के बजट में 8.27% की बढ़ोतरी की गई है। बजट में स्पेस और एस्ट्रो साइंस के क्षेत्र को मजबूत करने के दिशा में कदम उठाते हुए इनके बजट में वृद्धि की गई है। 5 साल में 20 नए वाटरवेज बनाए जाने का प्लान है। आम बजट में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 3,98,075 करोड़ आवंटित किया गया है, पिछले साल से 22,734 करोड़ अधिक। पॉल्यूशन कंट्रोल के बजट में मामूली इजाफा किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय के बजट में लगभग 10% वृद्धि की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए मंत्रालय के बजट में पिछले साल के बजट के मुकाबले 347 करोड़ बढ़ाया गया है। देश के अंदर और बॉर्डर के सुरक्षा के लिए बजट बढ़ा। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं को चौकसी को मजबूत करने के लिए बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय को 2,55,233 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। दिल्ली पुलिस के बजट को 11,931 करोड़ से बढ़ाकर 12,503 करोड़ कर दिया गया है। बजट में विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक हाई लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। समिति पूरे फाइनेंशियल सेक्टर की समीक्षा करेगी और देश की तरक्की को अगले चरण के हिसाब से बदलाव सुझाएगी। मंत्री ने इंडिविजुअल पर्सनल रेसिडेंशियल आउटसाइड इंडिया PROI को लिस्टेड इंडियन कंपनियों में इक्विटी इन्वेस्टमेंट में निवेश की इजाजत का प्रस्ताव भी किया है। यह निवेश पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए किया जा सकता है। रामजी योजना के लिए आम बजट में 95,692 करोड़ आवंटित किया गया है। पिछले साल के तुलना में इसके बजट में वृद्धि की गई है। केंद्रीय करों से राज्यों को मिलेगी 41%। पूंजीगत खर्चों में 12.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने देश के विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। यह GDP का 4.4% है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय का बजट 85,522 करोड़ आवंटित किया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में कृषि और उससे जुड़े गतिविधियों के लिए 1,62,671 करोड़ आवंटित किया है। वित्त मंत्री ने 20,000 से अधिक पशु चिकित्सा पेशेवरों को उपलब्धता बढ़ाने के लिए का प्रस्ताव किया है। 500 जलाशयों को अमृत सरोवर में विकसित किया जाएगा। पुराने बागों का पुनरुद्धार किया जाएगा। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर शुल्क नहीं। AI टूल भारत विस्तार तकनीकी मोर्चों पर किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए
भारत विस्तार नाम का एक बहुभाषीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल पेश किया गया है, जो टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में विशेष सलाह प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने और खेती से जुड़ी जोखिम कम होने में मदद मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में एक और बड़ी खुशखबरी दी है। विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में राहत दी गई है। विदेशी यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि विदेश टूर पैकेज पर टैक्स TCS को 5% टैक्स TCS को घटाकर 2% कर दिया गया है। सरल इनकम टैक्स फॉर्म जल्द अधिसूचित किया जाएगा। टैक्स से जुड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02% से बढ़ाकर 0.05 किया गया है, यानी डबल किया गया है। ऑप्शन प्रीमियम पर STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.1% से बढ़ाकर 0.15 होगा। STGC और LTGC शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू होगा। सरल नियम और रिटर्न फॉर्म जल्द जारी होंगे। IT सर्विसेज को सपोर्ट और वैश्विक निवेश आकर्षक करने के लिए उपाय किए गए हैं। केंद्रीय बजट में CBI के लिए 1105 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। पिछले बार से 46 करोड़ रुपया अधिक आवंटित की गई है। बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से परहेज और छोटे उद्योग और कृषि और पर्यटन पर जोर है। PM पोषण योजना का बजट भी बढ़ाया गया है। इस बार इस योजना के लिए 12,750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसे 10,600 करोड़ रुपया था। इस बार अटल टिंकरिंग लैब योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया, जबकि पिछले बजट में यह सिर्फ 500 करोड़ था। विदेश यात्रा और टैक्स फाइलिंग पर आम आदमी को बहुत राहत दिया गया है। आम करदाताओं और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने विदेश और यात्रा और शिक्षा को किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर TCS की दर 5 से 20% के स्लैब को घटाकर सीधे 2% करने का प्रस्ताव दिया है। यह राहत लिबराइज रिमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश जाने वाले पैसे पर दी गई है, जहां अब TCS की दर 2% होगी। इसके अलावा टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया में लचीला बनाते हुए रिवाइज रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि व्यापक समीक्षा के बाद तैयार किया गया आयकर अधिनियम 2025 आगामी 1 अप्रैल से लागू होगी। बजट 2026-27 में छोटे करदाताओं के लिए नियमित आधारित स्वचालित प्रक्रिया का प्रस्ताव। न्यूनतम वैकल्पिक कर को अंतिम कर बनाया गया है। दर मौजूदा 15% से घटाकर 14% होगी। 4000 ई-बसों की व्यवस्था करेगी सरकार। प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक केंद्रों के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापना की जाएगी। 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में कंटेंट लैब स्थापित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव है। इसके बारे में और डिटेल में आगे बताएंगे। MSME की मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्रों का दास्ता तैयार करेगी सरकार। जी राम जी के लिए 95,000 करोड़ रुपया आवंटित। केंद्र सरकार ने नई योजना जी राम जी को लागू करने की तैयारी के साथ ही इसके लिए 95,692 करोड़ रुपया आवंटित किया, जबकि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन योजना के तहत साल में 125 दिनों का काम का वायदा किया गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम मनरेगा 2005 के तहत बनी
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के 2 दशक पुरानी ग्रामीण योजनाओं का स्थान लेगी। लखपति दीदी कार्यक्रम का होगा विस्तार। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि बजट 2026 में लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत सरकार महिलाओं को क्रेडिट लिंक आजीविका से एंटरप्राइज मालिक बनाने में मदद करने की योजना बना रही है। साथ ही क्लस्टर लेवल फेडरेशन के भीतर कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट के तौर पर सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज मार्ट स्थापित किए जाएंगे। इन मार्टों को बेहतर और इनोवेटिव फाइनेंसिंग के जरिए सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ महिला एंटरप्रेन्योरशिप को में अगला कदम उठा सके इससे महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में अगला कदम उठा सकेंगी। इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा। वित्त मंत्री ने भाषण में नए इनकम टैक्स एक्ट में को इसी साल से लागू करने की बात कही है। वित्त मंत्री ने टैक्स फॉर्म को आसान करने की बात कही है। इसमें दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं। इसमें मुकदमाबाजी कम करने के लिए कदम उठाया गया है। साथ ही घोषित आय 1 करोड़ रुपया करने का प्रस्ताव है। 31 जुलाई तक आईटी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। नौकरियां लोकल ग्रोथ के लिए टूरिज्म पर फोकस। बजट में युवाओं की नौकरी और लोकल ग्रोथ के लिए टूरिज्म पर फोकस किया गया है। बजट में रोजगार और विकास की अपनी रणनीति में टूरिज्म को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा आय और स्थानीय आर्थिक विकास में इसकी भूमिका पर फोकस किया गया है। सरकार ने पूरे भारत में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संस्था निर्माण, कौशल विकास और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इको टूरिज्म पहलों का मिश्रण पेश किया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में स्टेम संस्थाओं में पढ़ाई के लंबे घंटे और लैब का काम लड़की स्टूडेंट के लिए कुछ चुनौती खड़ी करते हैं। ऐसे में हमारी योजना के जरिए हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। में नई तकनीकी पर खास ध्यान दिया गया। इसमें शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और ड्रोन झुंड से बचने की तकनीक, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। सरकार ड्रोन शक्ति मिशन शुरू करने की योजना बना रही है जिसमें 5 साल तक मदद दी जाएगी। काजू और कोका बनेंगे प्रीमियम ब्रांड। सरकार ने भारतीय काजू और भारतीय कोका को वर्ष 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा है ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पाद की धाक जम सके। सरकार काजू और कोको के उत्पाद और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। नारियल की खेती पर फोकस। नारियल के खेती करने वाले किसानों के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। सरकार ने इस बार चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की है। यह बंदरगाह ईरान में है जिसे भारत विकसित कर रहा है। इस बार बजट में भारत अपने पड़ोसी देशों और मित्र राष्ट्रों को दी जाने वाली वित्तीय मदद का भी खाका रखा है। बांग्लादेश की सहायता राशि 50% घटा दी गई है। संशोधित रिटर्न के लिए अब 3 माह का अतिरिक्त समय मिलेगा। अगर किसी करदाता ने रिटर्न में कोई गलती चूक की है तो उसे सुधारने के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी गया है। पहले यह समय 9 महीने तक था। पहले यह नियम संबंधित कर वर्ष के समाप्ति से 9 महीने था, इसे बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। रिटर्न दाखिल करने के तरीकों में बदलाव। व्यवसाय या पैसे से आय कमाने वाले वे करदाता जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है उन्हें अब पहले की 31 जुलाई के बजाय 31 अगस्त तक समय मिलेगा। इनमें फार्मों में भागीदारी और कुछ ट्रस्ट भी शामिल है। स्टार्टअप को बढ़ावा। डिजिटल वर्क और स्टार्टअप सपोर्ट से युवाओं को लिए करियर ऑप्शन खुलेंगे। कुल मिलाकर बजट में युवाओं की जरूरतों को समझने वाला नजर आता है। सही अमल जरूरी है। बजट स्टार्टअप को बढ़ावा, डिजिटल वर्क और स्टार्टअप सपोर्ट से युवाओं के लिए नए करियर ऑप्शन खुलेंगे।
कुल मिलाकर बजट युवाओं की जरूरत को समझने वाला नजर आता है। सही अमल जरूरी है। बजट फिनटेक और स्टार्टअप के लिए सकारात्मक है। ग्रामीण युवाओं के लिए घर के आसपास ही प्रशिक्षण और रोजगार योजना सराहनीय कदम है। यह सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। शिक्षा और युवा शक्ति की योजनाओं से लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अगर स्किल ट्रेनिंग जमीन पर उतरती है तो युवाओं को जॉब पाना आसान होगा। क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा। वर्ष 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। वित्त मंत्री ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएशन लैब बनाने की मदद करने का प्रस्ताव रखा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में नए जॉब। इस सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ खर्च से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में नई जॉब मिलेगी। टूरिस्ट स्पॉटों के लिए 10,000 टूरिस्ट गाइडों को ट्रेन किया जाएगा। बजट में युवाओं के लिए क्या खास? पहला, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के लिए युवाओं को तैयार करने का लक्ष्य। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 5 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन लैब खुलेंगे। सुदूर इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने का प्रस्ताव। गेमिंग स्टार्टअप को ऋण के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। 10 लाख प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा। IIT और IISc में 10,000 टेक फेलोशिप शुरुआत की जाएगी। डीप टेक रिसर्च पर फोकस होगा। जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं वह लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के द्वारा। व्यक्तिगत सीमा जो 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। ओवरऑल कैप जो 10% से बढ़ाकर 24% कर दिया गया है। NRI से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 10 की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब हम भी जानेंगे कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। क्या महंगा हुआ? कम लागत वाले आयातित छाते, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ATM कैश डिस्पेंसर मशीन और उसके कल पुर्जे, अमोनिया फॉस्फेट, नाइट्रेट फॉस्फेट उर्वरक और नफ्था जैसे उर्वरक, कॉफी भूनने, बनाने या बेचने की मशीन, अरंडी का खल। अब हम बात करेंगे क्या सस्ता हुआ। कैंसर की दवाएं, माइक्रोवेव ओवन के प्रमुख कल पुर्जे, विमान के इंजन सहित कल पुर्जे, सोलर ग्लास के कल पुर्जे, परमाणु परियोजनाओं के लिए आयातित सामान, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत सामान। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं 1 रुपया में कितना पैसा कहाँ आमदनी होता है और 1 रुपया कहाँ खर्च होता है। इसे आप देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि 1 रुपया का कहाँ कितना पैसा आता है और कितना पैसा जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।